हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। सब बढ़िया, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई होप आप सबके एग्जाम्स अच्छे हुए होंगे। जिसका भी ग्रुप 1 खत्म हो गया मतलब एंजॉय शुरू, और जिसका भी ग्रुप 2 बाकी है उसके लिए नई जंग चालू हुई है आज से एससीएमपी की। तो बढ़िया से एससीएमपी पढ़ना दोस्तों, ऑल द बेस्ट उसके लिए। सर आज आप क्या बताओगे? गैस करो दोस्तों, क्या बताओगे? गैस करके देखो। मैं डीटी की आरटीबी बताऊंगा आपको, समरी। सर एक दो अटेम्प्ट की तो बताओगे? 4 अटेम्प्ट की बच्चों, 4 अटेम्प्ट की। कितना? 4 अटेम्प्ट की समरी बताऊंगा आपको पूरी। कितने पेजेस में? 4 पेजेस में। और हम इसको कम से कम टाइम में रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे आप सबके लिए। थम्स अप, लाइक कर दो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए। फ्यूचर में बहुत अटेम्प्ट्स के लिए आगे हम काम करेंगे आप सबके लिए। आप सबका भलाई मेरी भलाई। मुझे दिल से अच्छा लगता है अगर मैं ये सब चीजें आप लोगों के लिए करता हूँ। ठीक है ना दोस्तों? चलो आओ स्टार्ट करते हैं उससे। देखो दोस्तों, आरटीपी समरी लास्ट 4 अटेम्प्ट्स की। मैंने इसको कैसे बाइफरकेट कर दिया है, इसको मैंने सारे आरटीपीस को पढ़ा, उसको अटेम्प्ट वाइज बाइफरकेट कर दिया है। एमसीक्यू पार्ट अलग कर दिया है, क्वेश्चंस पार्ट अलग कर दिया है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, उसको कवर कर लिया। अगर किसी, जैसे कि मैंने नवंबर की आरटीपी 2023 कवर कर ली, उसके बाद को ओवरलैपिंग पॉइंट आता है उसी का ही सेम, तो मैंने उसको कवर नहीं किया नीचे वाली आरटीपी। फालतू बल्कि करके कोई मतलब नहीं बनता उसको। ठीक है ना दोस्तों? चलो आओ स्टार्ट करते हैं। आरटीपी नवंबर 2023 एमसीक्यू पार्ट। मैं सीधा केवल पॉइंटर्स आपको बोलता जाऊंगा, आपको रिवाइज करने हैं इसी से ही। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। फटाफट हमें एग्जाम से 1.5 दिन पहले फटाफट 3-4 बार ये वीडियो देखनी है। ठीक है ना दोस्तों? आओ। सर्वे कैन बी कंडक्टेड एट एनी टाइम, नॉट ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। मैंने बताया था आरटीपी की अपनी वीडियो, सर्वे कैन बी कंडक्टेड एट एनी टाइम, नॉट ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। ठीक है। With respect to survey, procedure 148A has to be followed for issuing notice under section 148। सर्वे के वक्त हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है नोटिस के साथ। ठीक है सर। फॉर टीडीएस टीसीएस सर्वे एओ कैन नॉट रिटर्न इन्फॉर्मेशन। टीडीएस टीसीएस सर्वे में तो एओ रिटर्न ही नहीं कर सकता इन्फॉर्मेशन। इसका भी एमसीक्यू आरटीपी में मैंने वही इसका डाल दिया पॉइंट। अब आपका देखो कितनी जल्दी कवर हो जाएंगे। फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्शन 80P, याद से देख लेना, 80P बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और 80JJA मैंने वीडियो भी डाल रखी है 80JJA की, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आएगी उसकी एडजस्टमेंट। स्पेसिफाइड एज इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक्स, उसमें एक क्वेश्चन में बैंक भी दिया होता, तो ध्यान रखना कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है सर। सेक्शन 80P इज नॉट अवेलेबल इफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एंगेज्ड इन बैंक बिजनेस। देखो ये वाला पॉइंट भी डाल दिया मैंने आपके लिए। टैक्स रेट ऑफ एएमटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज 15%। नहीं सर, आपने गलत लिखा है। कितना है सर? गलत लिखा है आपने, 18.5%। बेटा नहीं, मैंने सही लिखा है, आप जाके चेक करना एक बार। कितना है सर? 15%। ये पॉइंट भी गलत हो सकता है एग्जाम में। फॉर सेक्शन 194R, 194R का सर क्या था सर? टैक्स ऑन बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट्स गिवन वाला। ओवरस्टे कॉस्ट ऑफ 1 डे बिफोर इज अलाउड टू डीलर ओनली। केवल डीलर को ही अलाउड होते हैं ओवर स्टे कॉस्ट। फॉर स्पाउस नो इज अलाउड, स्पाउस के कोई भी दिन अलाउड नहीं होता। एंड लेजर एक्सपेंसिव नॉट अलाउड फॉर एनीवन। लेजर घूमने आए हो, घूमने आए हो तुम, कॉन्फ्रेंस करने आए हो दोस्त, घूमने नहीं आए हो। लेजर का खर्चा किसी को भी अलाउड नहीं है। Here not allowed means the value is to be considered for benefit perquisite calculation of 194R। मतलब जब हम 194R की ग्रॉस अमाउंट निकालेंगे टीडीएस काटने के लिए, तो उसमें वो हम टोटल जोड़ लेंगे। ठीक है सर। नॉट अलाउड वाला पार्ट। फॉर ट्रस्ट हैविंग स्पेसिफाइड इनकम टैक्सेबल कितनी होती है? 30% की रेट से। सर स्पेसिफाइड इनकम क्या होती है? वो भी मैंने लिख दिया। क्या क्या आता है स्पेसिफाइड इनकम में? स्पेसिफाइड इनकम में आता है इन्वेस्टमेंट अदर देन 11/5। जब तुम 11/5 से अलावा किसी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो इनकम बन जाती है। डोनर हु डोनेटेड फॉर ग्रेटर देन 50,000, और जो इसने इनकम अप्लाई करी है वो तुम्हारा ट्रस्ट की इनकम बन जाएगी। ऐसा डोनर जिसने 50,000 से ज्यादा का डोनेट किया, जो उसने मनी अप्लाई किया है ट्रस्ट में, तो वो ट्रस्ट के लिए इनकम बन जाएगी। ठीक है सर। ठीक है। स्पेसिफाइड इनकम। बट ट्रस्टी आ गए तो ट्रस्टी जो पैसा देते, ट्रस्ट ने किसी ट्रस्टी को पैसा दिया अपने, तो वो इनकम में आ जाएगा। डोनेशन गिवन बाय अमाउंट सेट अपार्ट, ट्रस्ट ने कुछ पैसे सेट अपार्ट के लिए रख रखा था, उससे कुछ अमाउंट अप्लाई किया था, तो वो भी इनकम में आ जाएगा। ठीक है सर। ऑलवेज रिमेंबर पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन डज नॉट कम्स टुगेदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 मार्क्स से एमसीयू आ सकता है, बच्चा गलत जरूर करके आएगा, देख लेना तुम। पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन डज नॉट कम्स टुगेदर, दे कम सिंगल हैंडेडली विद इंटरेस्ट। जैसे कि इंटरेस्ट एंड पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन, वैसे चलता है। सेक्शन 94(7), सेक्शन 94(7) भी सर कोई सेक्शन है? देखा देखा। चलो। सेक्शन 94(7) डिविडेंड स्ट्रिपिंग। इफ यूनिट ऑफ विच डिविडेंड इज एग्जम्प्ट is purchased 3 months before recorded and sold 9 months after recorded, loss on transfer is ignored up to amount of dividend। मतलब कोई यूनिट आपने परचेज करी है 3 मंथ पहले या 9 महीने बाद तक आपने बेच दी,
एक बार मैं आप फिर रिपीट करा, इफ यूनिट ऑफ विच डिविडेंड इज एग्जाम, जिसकी डिविडेंड एग्जाम है, इस परचेज 3 मंथ बिफोर, पहले परचेज करी रिकॉर्ड डेट से और 9 मंथ्स के अंदर अंदर बेच दी, जो ट्रांसफरेबल सेल के वक्त जो लॉस हुआ वो इग्नोर कर देंगे कितना, डिविडेंड के अमाउंट का। ठीक है ना दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आप थोड़ा कॉपरेट करना मेरे साथ, 2 दिन से मेरी तबीयत ऐसी चल रही है। ठीक है दोस्तों, आओ नीचे चलते हैं क्वेश्चन पार्ट पे। सॉरी, इंटरेस्ट एरिया सेटल बाय इशूइंग डिबेंचर्स नॉट अलाउड अंडर पीजीबीपी, तो मैंने पीजीबीपी वाली वीडियो में भी बताया था। ठीक है सर, वो क्योंकि पेमेंट में नहीं माना जाता एक्चुअली पेड में, इस वजह से। एक्सपेंसेस और सीएसआर एक्टिविटीज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 37(1). ठीक है सर। कंट्रीब्यूशन अप टू 10% ऑफ सैलरी बेसिक्स प्लस जीएफ फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट एंड हेंस अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है सर, ये भी ठीक है। Brought forward unabsorbed depreciation is not allowed whenever company has opted 115 BAA। सर आप तो बहुत बढ़िया चीजें बताइए, ये तो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट से भूल सकते हैं हम। ठीक है सर। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड इज रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन डोमेस्टिक कंपनी। जितना मिला है उतने तक का ही अलाउंस है 80M में। ठीक है सर। 2061 is applicable only on manufacturing and not on trading, and not on trading मैं ऐसा कर दूं, कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए, नॉट ऑन ट्रेडिंग। ठीक है सर। सेक्शन 194Q देखो, तो 2-3 सेक्शन में आपको बताता हूं। 194Q, 206C, 194O, इनको तो आप घोट के बीजा ना, क्या कह रहा हूं मैं, अच्छे से कर लेना बिल्कुल। इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता। मैंने तीनों अटेम्प्ट की आरटीपी देखी, तीनों में इनसे क्वेश्चन था, तीनों में इनसे क्वेश्चन था। तो मैंने इसमें कवर करा दिया, आगे सब्सिक्वेंट बैठा दिया, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। फालतू बल्कि थोड़ी करनी हो, मैंने नीचे डाल दिया है जनरल पॉइंट्स में कि ये क्वेश्चन कवर्ड है, जिससे कि आप कहोगे सर आपने कराया नहीं, मैंने नीचे डाल दिया उसमें। हम सेफ खेलता है भाई दोस्तों। चलो, ये मैंने आपको करा दिया। फॉर सेक्शन 194Q, इफ इन previous financial year company is incorporated and the buyer condition of turnover is not fulfilled, then TDS is not applicable। ये तो पता ही है हमारे को, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इनकॉर्पोरेट होती है तो 194Q लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता सर? क्योंकि टर्नओवर क्रॉस नहीं हो पाता उसका। अगर टर्नओवर क्रॉस हो जाता है तो वो एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। ठीक है सर। और TDS अंडर सेक्शन 194H विल बी डिडक्टेड ऑन बोथ स्टैंडर्ड कमीशन एंड सप्लीमेंट्री कमीशन। ठीक है सर, स्टैंडर्ड कमीशन पे भी कटेगा, सप्लीमेंट्री कमीशन पे भी कटेगा। ठीक है सर। फॉर सेक्शन 139(8A अपडेटेड रिटर्न, टाइम लिमिट इज 2 years फ्रॉम ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम जब फाइल करी थी वहां से। Assessee has to pay additional income tax at the rate 25% if filed within 12 months with interest under section 234B and 234C। एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है सर। Brought forward business loss and unabsorbed depreciation cannot be set off against undisclosed income। undisclosed income वाली कौन सी होती है? कैश क्रेडिट वगैरह वाली जो होती है अपनी। ठीक है सर, उससे लॉस भी एडजस्ट नहीं होगा, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है सर। यूएन मॉडल कन्वेंशन अप्लाइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल। सर ये भी कुछ चीज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल, while OECD मॉडल कन्वेंशन डज नॉट। सर इसका मतलब क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल का? देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल, एज पर दिस रूल इनकम अर्न्ड बाय द एंटरप्राइज, जो उसने कमाया एंटरप्राइज ने थ्रू पीई इन इंडिया, पीई से जो कमाया, जो इनकम आई, ठीक है, इज टैक्सेबल इन इंडिया, बिल्कुल टैक्सेबल होगी DTAA के हिसाब से। ठीक है सर। ऑल्सो द इनकम अर्न्ड बाय द एंटरप्राइज आउटसाइड इंडिया, ये कोई अपना इंडिया है सर, इंडिया ऐसा होता है, मेरे लिए तो ऐसा ही होता है, ये बाहर से कोई इनकम कमाई। ठीक है। द इनकम अर्न्ड बाय द एंटरप्राइज आउटसाइड इंडिया फॉर सेल टू इंडियन कस्टमर्स इज टैक्सेबल इन इंडिया। मतलब जो बाहर से इनकम कमाई, इसका इस पीई से कोई लेना देना नहीं है, बाहर से जो कमाई वो भी टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में। पीई हैज नो रोल टू प्ले इन दिस केस। इंडियन कस्टमर्स को सेल करिए ना, लेकिन इंडिया में नहीं करे तो उसकी वजह से इंडिया में टैक्सेबिलिटी नहीं आ रही थी। लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल क्या कहता है कि अगर तुमने इंडियन कस्टमर्स को बेचा है तो तुम्हारी टैक्सेबिलिटी इंडिया में भी आ जाएगी, ये कहना चाह रहा है। ठीक है सर। अदर नॉर्मल पॉइंट्स इन आरटीपी 2061 सेक्शन 9 अपना नॉर्मल सेक्शन है। इक्वलाइजेशन लेवाई नॉर्मल है। इक्वलाइजेशन लेवाई की मैंने दोस्तों वीडियो डाल रखी है आपके लिए, वो जरूर देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो बनाई मैंने, उसमें सारे पॉइंट समझाएगा आपको, सारे क्वेश्चन कराए मैंने। तो ये हो गई दोस्तों अपनी आरटीपी कौन सी, नवंबर 2023, और अपन चलेंगे मई 2023। ठीक है सर। एमसीक्यू पार्ट देखो बच्चों, सेक्शन 115 बीबीएच। सर ये कौन सा सेक्शन है? लॉस ऑन वर्चुअल डिजिटल असेट्स। मैंने कैपिटल गेन की वीडियो डाली दोस्तों, उसको भी देख लेना, उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए, 9B का बताया, 45 बोर का बताया। स्लम सेल याद से कर लेना दोस्तों, इस बार आ सकता है, मैं आपको अभी भी बोलता हूँ चल रहा हूँ, ये तो फिर भी 9B 45 बोर पहले आ चुका है एक बार, अभी स्लम सेल कर लेना, बहुत टाइम से आया नहीं है, 9 मार्क्स का आएगा, आएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
सेक्शन 115 BBH लॉस ऑन वर्चुअल डिजिटल असेट्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम, अदर सोर्स ऑफ इनकम, नॉर इट कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर। केवल ये इनकम, केवल ये लॉस किससे सेट ऑफ होता है, दूसरी किसी वर्चुअल डिजिटल असेट वाली इनकम से, और ये ना कैरी फॉरवर्ड होता। ठीक है सर। If trust does not get accounts audited, then both capital expenditure and amount donated would not be allowed. Audit करानी पड़ती है तो नॉर्मल सा पॉइंट है। ठीक है सर। पेनल्टी ऑफ 271(8) ऑन ट्रस्ट। ठीक है, क्या होती है 271(8) की? इफ इनकम अप्लाइड फॉर बेनिफिट ऑफ सच पर्सन रिफर्ड अंडर सेक्शन 13(3) में उसमें कुछ लोग बता रखे स्पेसिफाइड पर्संस। ठीक है सर। इफ वायलेशन नोटिस ऑफ फर्स्ट टाइम देन 100% पेनल्टी, इफ अगेन इन एनी सब्सिक्वेंट डू दैट तो कितनी है 200% पेनल्टी। कितनी है दोस्तों 200% पेनल्टी। ठीक है सर। टैक्स इज डिडक्टेड ऑन होल इन कंसिडरेशन एंड कंसिडरेशन इंक्लूड क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग फीस। ठीक है, टैक्स इज डिडक्टेड ऑन होल कंसिडरेशन एंड कंसिडरेशन इंक्लूड क्या, क्लब मेंबरशिप फीस और कार पार्किंग फीस। इसका मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दूंगा, मैंने लिखना कुछ भूल गया, शायद मिस हो गया, मैं आपको अपडेट करके दे दूंगा फाइल। TDS अंडर सेक्शन 194R इज नॉट डिडक्टेड ऑन इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स एंड सेल्स डिस्काउंट टू कस्टमर। सेल्स डिस्काउंट टू कस्टमर पे भी नहीं कटेगा और इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स पे भी नहीं कटेगा। ये हाँ, ये रहा 194 IA वाला था, याद आ गया मुझे, 194 IA वाले में आता है ये क्वेश्चंस वाला पार्ट। सेक्शन 68, if assessee is found to credit in books any income about which no source or explanation, कोई explanation नहीं थी assessee के पास, provided no source or explanation provided, such income shall be deemed to be income of the assessee of that previous year। उसको इनकम मान लेगा डिपार्टमेंट कहेगा तुम बता नहीं रहे, ले तुम्हारे पे टैक्स लगाएंगे वो, अब हम तुम्हारी लेंगे। टैक्सेबिलिटी अंडर सेक्शन 115 BEE कैसे होती है, 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस, रेट क्या बन जाता है 78%। ठीक है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन 3C to 43B ये क्या कहती है, इफ एनी इंटरेस्ट पेबल बाय द असेसी ऑन एनी लोन बाय पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई लोन लिया है उस पर ब्याज पे करनी है। ठीक है, एंड सच लोन इज कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू विच लायबिलिटी टू पेमेंट इज डिफर्ड, क्योंकि अभी पे नहीं करनी पड़ रही है उसकी वजह से। अगर लोन में, अगर डिबेंचर वगैरह में कन्वर्ट नहीं करते तो अभी लायबिलिटी एज इंटरेस्ट पे करने की, बिल्कुल ठीक बात। देन सच इंटरेस्ट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्चुअली पेड एंड शैल नॉट बी, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था अभी शायद, हाँ वही वाला पॉइंट है। ठीक है, ये तो बहुत बार करा दिया मैंने, ये भी हो गया अपना ये वाला। सेक्शन 139 1B ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, ठीक है, if individual is required to file return if his total income without giving effect to deductions नहीं लेके चैप्टर 6 से की और 10AA की exceed basic exemption limit, मतलब इनको कंसीडर करने से पहले। ठीक है सर। However, if income is less than basic exemption and turnover exceeds 60 lakhs, then return has to be filed। रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, अगर उससे भी कम है बेसिक एग्जम्पशन से, लेकिन टर्नओवर ज्यादा हो गया। ठीक है सर, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 132, टाइम लिमिट फॉर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 132 3 इयर्स है। अगर 50 लाख और मोर की इनकम है तो कितना हो जाएगा 10 इयर्स फ्रॉम एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है सर। सेक्शन 80B देखो फिर से आगे, सेक्शन 80B मैंने आपको बताया था जो इज अवेलेबल बिजनेस एट्रीब्यूटेबल टू एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय मेंबर, मतलब एग्रीकल्चर वाले के लिए भी मिलती है। ठीक है सर। पेमेंट फॉर ऑब्टेनिंग नो हाउ, क्या नो हाउ इंटेंजिबल एसेट्स और प्रोडक्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। क्या होता है, डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। अगर तुमने P&L में खर्चा डेबिट कर रखा है तो उसे एड बैक करेंगे और उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे दोस्तों। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट। लॉस ऑफ हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, लॉस ऑफ हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट डीम्ड एज स्पेकुलेटिव बिजनेस, मतलब रॉ मटेरियल आपने इंपोर्ट किया उसके रेस्पेक्ट में कोई आपको किया हुआ है लॉस ऑफ हेजिंग, हेज करने के लिए हम करते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएशन हो जाती है, पेमेंट करनी पड़ती है पार्टी को, एसएफएम में आपने पढ़ा होगा, तो उस पे जो लॉस हुआ वो अपना स्पेकुलेटिव नहीं माना जाता, वो खर्चा में अलाउड होता है, हेंस अलाउड। नॉट ऑन मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, केवल रॉ मटेरियल होना चाहिए। मशीनरी इंपोर्ट करोगे तो उसका लॉस अलाउड नहीं होगा हेजिंग वाला। मशीनरी इंपोर्ट करी और उसको पेमेंट करने के लिए आपने हेज किया कॉन्ट्रैक्ट और उस कॉन्ट्रैक्ट पे आपको लॉस हुआ तो वो अलाउ नहीं होगा, ओनली रॉ मटेरियल वाला अलाउ होगा, ध्यान देना बिल्कुल। एडवांस फॉरफिटेड इज नॉट इन पीजीबीपी इनकम, इट्स एन आईओएस इनकम, ये भी पॉइंट अच्छा पॉइंट है, हम जल्दी जल्दी में गलत कर सकते हैं दोस्तों। प्रोविजन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च सर्विसेज इज कवर्ड अंडर स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एंड टीपी प्रोविजंस विल अप्लाई। ठीक है सर, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये किसके रेस्पेक्ट में, ट्रांसफर प्राइसिंग का एक क्वेश्चन था उसके रेस्पेक्ट में वाला पॉइंट। ठीक है सर। अदर नॉर्मल पॉइंट्स क्या, सेक्शन 115 है, ये तो अच्छे से सब याद कर लेते हैं।
ट्रांसफर प्राइसिंग का एक क्वेश्चन था, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन था वो वाला था। DTAA रिलीफ का एक क्वेश्चन था इसमें। 80JJ अच्छे से कर लेना, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो देख लेना मेरी नहीं आए तो। अगर अब आई एम नवंबर 2022, मजा आ रहा है दोस्तों, लाइक कर देना। MCQ पार्ट, मैच्योरिटी प्रोसीड्स, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। मैच्योरिटी प्रोसीड अंडर सेक्शन 1010D फॉर यूलिप इज एग्जाम्ड इफ प्रीमियम पेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख। क्या मैंने क्या बोला, यूलिप के लिए जो मैच्योरिटी मिलती है वो कब एग्जाम्प्ट होगी, अगर जो हम प्रीमियम भर रहे हैं कितना 2.5 लाख तक का है, कितना 2.5 लाख तक का है, ठीक है सर। फॉर अदर्स, यूलिप के अलावा वाली, मतलब इफ पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2012 देन थ्रेशोल्ड फॉर प्रीमियम इज 10%। देखेंगे 10% से अगर अप टू है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10% से ज्यादा होती मैच्योरिटी एग्जाम नहीं होगी, ठीक है सर। अबव 2.5 लाख लिमिट हैज टू बी सीन फॉर पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/2/2021, ठीक है सर। उससे पहले तक के हम वैसे देख लेंगे, ठीक है सर। सेक्शन 45(1)(b provides that where a person receives an amount under ULIP, ठीक है, to which exemption under section 1010D does not apply, 1010D के एग्जाम्पशन अप्लाई नहीं होती। मतलब क्या बोला मैंने, प्रीमियम ज्यादा पे किया 2.5 लाख से, ठीक है। ये 2.5 लाख वाली लिमिट का मतलब क्या हुआ यहाँ से, मतलब ये आया कब से, 1/2/2021, इसके बाद से हमें देखना है। उससे पहले तक कितना था, केवल 10% वाला रूल, कहना ये चाहता है इसका, ठीक है। एनी प्रॉफिट्स अराइजिंग सच रिसिप्ट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, क्योंकि अब एग्जाम्पशन खत्म हो गई तो उसकी टैक्सेबिलिटी कौन से हेड मिलेंगे, हम कैपिटल गेन्स मिलेंगे, ठीक है सर। टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, अमाउंट रिसीव जितना मिला माइनस प्रीमियम पेड, अमाउंट रिसीव माइनस प्रीमियम पेड, ठीक है सर। TDS अंडर सेक्शन 194DA इफ पेमेंट इज ग्रेटर देन 1 लाख कितना लगेगा, 5% का TDS कटेगा, ठीक है सर। नो TDS इफ मैच्योरिटी एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। साथ में मैंने आपको TDS वाला पॉइंट भी कवर करा दिया दोस्तों। Anonymous donation to trust under section 115BCC BVC is stable tax rate 30%, ये तो मेरे को पता है। एनोनिमस डोनेशन को मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा अच्छा सा, इसके बाद हम ट्रस्ट की वीडियो बनाएंगे, लास्ट 5-6 अटेम्प्ट के देख लेंगे, जितने भी क्वेश्चन आए कोई दिक्कत नहीं, मस्त मजे से पढ़ेंगे बिंदास। एज पर क्लैरिफिकेशन बाय CBDT, TCS is not applicable on goods purchased by buyer for manufacture of any product or power generation buyer submitted declaration। ये पॉइंट क्लैरिफिकेशन में आया था CBDT की वजह से, CBDT ने दिया था, ठीक है सर, कि अगर मैन्युफैक्चर के लिए ले रहे हो तो तुम्हारे उस पर TCS नहीं लगेगा, ओनली फॉर ट्रेडिंग होना चाहिए, ठीक है सर। If search is conducted under section 132, then AO must issue copy of order under section 148। क्या देना है, कॉपी ऑफ ऑर्डर देना है, कौन से सेक्शन 148A में, ठीक है सर। अलॉन्ग विद नोटिस, नोटिस जाता है और उसका प्रोसीजर किसमें होता है, 148A में, ठीक है सर। However, इस सर्विस कंडक्टेड, सर्च और सर्वे में ध्यान देना है, मैं सर्च की बात कर रहा था, अब नीचे वाले में सर्वे की बात करूंगा। इस सर्विस कंडक्टेड इन सच कॉपी ऑफ ऑर्डर इज नॉट नेसेसरी, ठीक है सर। अब आओ बच्चों क्वेश्चंस पार्ट पे, एक और अटेम्प्ट रह गया है, फिर हम खत्म कर देंगे अपनी। फॉर सेक्शन 35AD इंटरेस्ट इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ 12% एंड रिमेनिंग वुड बी डिसअलाउड, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग पेड टू बैंक अप टू डेट व्हेन मशीन इज इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज इज कैपिटलाइज्ड टू द कॉस्ट ऑफ असेट। मतलब इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज तक की रेट का इंटरेस्ट जो होता है वो हमें कॉस्ट ऑफ असेट में कैपिटलाइज करना होता है, सिंपली, ठीक है सर। सैलरी फॉर इंस्टॉलेशन मशीनरी इज पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, मतलब PGBP की एडजस्टमेंट चल रही है अभी ऊपर वाली, ठीक है सर। सैलरी को भी पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट मान लेंगे अगर वो मशीनरी के लिए हुआ, बात तो सही है सर। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, अरे सर फिर से आ गई ATM, मैंने आपको बोला बच्चों 80JJA 80P 80M वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। इज अलाउेबल इवन इफ कंपनी हैज ऑप्टेड फॉर 115BAA, 115BAA याद से कर लेना और अच्छे से कर लेना दोस्तों। मैं इसका भी कोशिश करूंगा 1-2 क्वेश्चन आपको करा दूं। डिविडेंड इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल कब नहीं होगा, बताओ मेरे को जल्दी जल्दी, पॉज करके सोचो एक बार। इफ SPV हैज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAA, SPV ने अगर टैक्स पे करने का ऑप्शन किस में नहीं लिया, 115BAA में नहीं लिया, ठीक है सर। However, interest income is taxable in hands of unit holder। अगर डिविडेंड की बात कर रहा था ऊपर वाले में, अगर इंटरेस्ट है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है सर। If STCG is taxable at the rate MMR क्या होता है 42.744 in hands of REIT, Real Estate Investment Trust के हाथों में, then no tax liability shall arise for SSE having such income, और SSE having such income, जिसको इनकम हुई और उस पे किसने पे कर दिया, REIT ने पे कर दिया, किस पे, MMR पे टैक्स, REIT ने टैक्स पे कर दिया MMR पे, तो SSE के लिए वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है सर। If business income received by unit holder, बिजनेस इनकम मतलब PGBP वाली की,
इज रिसीव्ड बाय यूनिट होल्डर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फंड इज नॉट टैक्सेबल फॉर यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर की वो टैक्सेबल नहीं होती। क्यों सर, क्यों? उस पर उसने पे कर दिया वो इन्वेस्टमेंट फंड ने टैक्स, इस वजह से। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194Q शैल नॉट अप्लाई इन ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये फिर से आ गया सर 194Q। ये तो नॉर्मल सेक्शन है, इनको तो करना ही है, मतलब इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं होती। आप पूछोगे ये छोड़ के जाना है तो सोच लो डीटी का पेपर छोड़ के जाना है, ऐसा बोला करो, नहीं हमें पढ़ना है सब कुछ। फॉर रेगुलर असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3), ठीक है, नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) इज मैंडेटरी, ये तो हमें पता ही है। फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 292BB notice must have been served on the assessee, notice must have been served on the assessee, ठीक है। and if assessee has participated in any proceedings, assessee ने कोई proceedings में participate किया, ठीक है सर, then assessee shall not be allowed from taking any objection। ये क्या बोलता है 292BB में, क्या होता है कि ऑब्जेक्शन लेने की बात करता है एसएससी का। वो कहते हैं कि अगर आपने नोटिस सर्व कर दिया किसी एसएससी पे, क्या बोला मैंने, नोटिस आपने सर्व कर दिया किसी एसएससी पे और एसएससी ने पार्टिसिपेट किया उस प्रोसीडिंग्स में, उस नोटिस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट किया है, तो वो कहते हैं एसएससी कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। ऑब्जेक्शन कैसा कि ये नोटिस इनवैलिड है, ये नोटिस में टाइम का डिफॉल्ट है, ऐसा कोई डिफॉल्ट की बात नहीं कर सकता वो, साफ सीधी बात, ठीक है सर। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी डीआरसी would resolve any dispute arising from any variation in the specified order। सिर्फ स्पेसिफाइड ऑर्डर क्या होता है बता रहा हूँ अभी, स्पेसिफाइड ऑर्डर क्या होता है, डीआरसी would resolve any dispute arising from any variation in the specified order। कोई भी ऑर्डर में वेरिएशन हुआ तो डीआरसी सॉल्व करेगा। Here specified order includes an assessment order passed under section 143(3), जो 143(3) में ऑर्डर पास होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफाइड ऑर्डर, ठीक है सर। Where aggregate of total variations does not exceed 10 lakhs, ठीक है, total variation does not exceed 10 lakhs, ठीक है, and total income as per such return does not exceed 50 lakhs। स्पेसिफाइड ऑर्डर कैसा है, जिसमें वेरिएशन 10 लाख से ज्यादा ना हो और टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा ना हो, कितनी, 50 लाख से ज्यादा, ठीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। Such order is not based on any search, survey, requisition or information by department। और वो ऑर्डर किस पे बेस नहीं होना चाहिए, सर्च पे नहीं होना चाहिए, सर्वे पे, रिक्विजिशन, इनके बेसिस के अलावा किसी और बेस पे होना चाहिए, इन बेसिस के अलावा किसी और बेस पे होना चाहिए वो ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर सर, स्पेसिफाइड ऑर्डर, ठीक है सर। 2 बार देखना 3 बार देखना इस वीडियो को, तब अच्छे से आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी, दिमाग में आपको पॉइंट रट जाएंगे, मतलब कहते हैं ना वो चीज, ठीक है सर। कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नॉट रॉयल्टी एज पर मीनिंग DTAA। यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रॉयल्टी में नहीं आता है। Consideration for the purpose of equalization levy would not include the consideration which are taxable as royalty FTS। ये तो मैंने equalization levy में भी बताया था, ये अमेंडमेंट भी थी कि अगर कोई इनकम रॉयल्टी FTS की तरह है वो तो equalization levy के लिए कवर होती ही नहीं है। अब देखना equalization levy के पॉइंट में PDF मैंने ग्रीन करके डाल रखा है पॉइंट, ठीक है सर, 165 वाली लाइन में, ठीक है सर। रेंटल इनकम इज कंसिडर्ड एज GAV इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, ये तो हमारे को पता है ही है। इसमें क्या नॉन पॉइंट्स आए, DTAA का क्वेश्चन था, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वो एक बार कर लेना, ठीक है सर। TCS का पॉइंट था, TCS का पॉइंट था वही 194Q वाला एक TDS वाला था, और 206C वाला किसका था, TCS का पॉइंट था। इक्वलाइजेशन लेवाई का 165 का क्वेश्चन था जो मैं आपको कवर करा चुका हूँ, ठीक है सर। अब आए May-22 अपनी लास्ट RTP MCQ पार्ट, सेक्शन 9B को रेफर करना, 45(4) का पॉइंट था, इसमें कैपिटल गेन्स की वीडियो में मैंने आपको उसका क्वेश्चन करा दिया है, एक बार देख लेना आप, 17 मिनट्स के अराउंड पे वो क्वेश्चन आ जाएगा आपका, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पूरे डिटेल में स्टेप वाइज मैंने आपको बढ़िया तरीके से करा रखा है दोस्तों। TDS अंडर सेक्शन 194Q एंड TCS अंडर सेक्शन 206C 1H का एक कंबाइंड एप्लीकेबिलिटी का भी MCQ था, इसमें मैं नहीं डाल सकता उसके पॉइंट्स, उसमें कुछ ऐसा मतलब पॉइंट नहीं था कि उसको अलग से रिमेंबर करना पड़े आपको। टर्नओवर वगैरह वाली बातें हैं वो तो आप वैसे ही कवर करते हो, तो मैंने इस वजह से आपको बता दिया कि इस RTP में आ रखा है क्वेश्चन। स्लम सेल डिस्कशन फ्रॉम कैपिटल, स्लम सेल का भी क्वेश्चन था, ये भी अब इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, ये लास्ट में आपका स्लम सेल का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। इसकी 3 पॉइंट आपको उससे रेफर कर लेना, बाकी मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है सर। अनकंडीशनल एक्यूमुलेशन बाय ट्रस्ट, मतलब क्या, अनकंडीशनल एक्यूमुलेशन किया किसने, ट्रस्ट ने, ठीक है सर। will not be eligible for benefit of the exemption unless it invests such amount in prescribed notes। prescribed notes कौन से, सेक्शन 11 वाले में जो दिए हुए हैं अपने को, ठीक है सर। अगर वो पैसा जो एक्यूमुलेट किया उसने, कोई पैसा एक्यूमुलेट किया उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसको, आपको इसकी एग्जम्पशन मिलेगी, किसको, ट्रस्ट को, ठीक है सर। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, ध्यान देना, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ मनी, ये क्वेश्चन भी आता है। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, ठीक है सर।
अब आया हम क्वेश्चंस पार्ट पे। फॉर सेक्शन 80 JJA, फिर आ गई सर 80 JJA। मैं तो कह ही रहा हूँ दोस्तों, आप मेरी बात मत मानो, बिल्कुल मत मानो, सर ने तो कुछ देखा ही नहीं जिंदगी में। अच्छे से कर लो दोस्तों, अभी भी वक्त है। लिमिट ऑफ 25,000 एम्प्लॉयमेंट्स, 25,000 के एम्प्लॉयमेंट्स एंड 240 डेज एम्प्लॉयमेंट को याद रखना दोस्तों। 2 पॉइंट याद रखना, 25,000 240 डेज। ठीक है, ठीक है। और दूसरा वाला लेदर इंडस्ट्री वाला था, उसके लिए कितना हो जाता है, 150 डेज। ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1023C 1023C3AD and 1023C3AE, ठीक है, इंस्टीट्यूशन वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन इफ थ्रेशोल्ड ऑफ 5 करोड़ इज क्रॉस्ड। 5 करोड़ की लिमिट है इसमें, किसके लिए, एग्जाम्पशन के लिए। ठीक है सर। द रिसिप्ट्स आर टू बी चेक्ड कंबाइंड ऑफ यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल। यूनिवर्सिटी वाला ये है, हॉस्पिटल का ये है, दोनों को हमें कंबाइन करके चेक करना पड़ता है कि रिसिप्ट्स कितनी हुई है, क्या 5 करोड़ तक है या 5 करोड़ से ज्यादा हुई है, तब जाके उसे एग्जम्पशन मिलती है। ठीक है सर। इन सच केसेस इंस्टीट्यूशन हैज टू मेक एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। अगर 5 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर को अपनी एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है, किसके लिए, एग्जम्पशन के लिए। ठीक है सर। नो सेट ऑफ डिडक्शन और अलाउंस ऑफ एनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर शैल बी अलाउड। इसमें तो कोई नॉर्मल पॉइंट है, मतलब ट्रस्ट का ही क्वेश्चन है ये, ट्रस्ट का ही पार्ट है। ठीक है सर। एप्लीकेशन फॉर चैरिटेबल पर्पस फ्रॉम अ लोन और बोरिंग शेल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। क्या बोला मैंने, एप्लीकेशन फॉर चैरिटेबल पर्पसेस फ्रॉम अ लोन और बोरिंग। लोन और बोरिंग का जो पैसा था वो अप्लाई नहीं कर सकते मनी जब तक उसका रीपेमेंट नहीं करोगे। क्या बोला मैंने, जब तक उसकी रीपेमेंट नहीं होगी। इट वुड बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ मनी व्हेन द लोन इज रीपेड एंड टू द एक्सटेंट ऑफ सच रीपेमेंट। जितना आप रीपे करोगे उतने का ही आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी एप्लीकेशन के तहत, जब आप उसे रीपे कर दोगे। ठीक है सर। सेक्शन 206C1G, सेक्शन 206C1G, TCS is to be collected for LRS remittance at the rate 5% in excess of 7 lakhs। 7 लाख से ऊपर जाते ही आपका TCS कलेक्ट होगा एट द रेट 5% दोस्तों। ठीक है सर। बाइंडिंग प्रोविजंस कौन सा, एडवांस रूलिंग का है, किसका, एडवांस रूलिंग का, इंटरनेशनल टैक्सेशन का। बाइंडिंग प्रोविजंस ऑफ एडवांस रूलिंग शैल अप्लाई फ्रॉम एप्लीकेशन मेड ऑन और आफ्टर 1/9/2021। ये फाइनेंस एक्ट 21 से अमेंडमेंट आई थी। Where any assessee agreed with such ruling may appeal to High Court within 60 days from the date of communication of that ruling। जब रूलिंग आपको बताई गई उसके 60 दिन के अंदर अंदर आप, अगर आप एग्रीव्ड हो तो आप अपील कर सकते हो दोस्तों। ठीक है सर। ये इंटरनेशनल टैक्सेशन का पॉइंट है। ये वाला पॉइंट मेरे को एक बच्चे ने डाउट में भी पूछा था, मैंने उधर भी बताया था उसे, आज फिर से देख लो दोस्तों। डिविडेंड और GDRs ऑफ इंडियन कंपनी परचेज्ड इन फॉरेन करेंसी, क्वेश्चन में लिखा होगा फॉरेन करेंसी के, इस टैक्सेबल एट द रेट 10% अंडर सेक्शन 115AC। इसमें डाउट होता है कि 115A में आएगा या 115AC में आएगा, तो आप अपना डाउट इधर क्लियर कर लो। किसी को कोई भी डाउट आए कमेंट कर दो दोस्तों। Where an assessee is a resident of two contracting states, then tie breaker rule। क्या टाई ब्रेकर रूल, क्या है दोस्तों, टाई ब्रेकर रूल। ठीक है, ठीक है सर। Where an assessee is a resident of two contracting states, then the tie breaker rule needs to be applied to determine the single state of resident। क्या, सिंगल स्टेट ऑफ रेसिडेंस। ठीक है सर। टाई ब्रेकर रूल क्या बोलता है, पहले हम देखेंगे क्या कंडीशन है, परमानेंट होम की देखेंगे, क्या उसका कोई परमानेंट होम है क्या, पहले वो देखेंगे। ठीक है सर। पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशन देखेंगे, सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट कहाँ पे है उसका, फैमिली एंड सोशल रिलेशंस कैसे है वो देखेंगे। दोनों जगह में से कोई एक जगह को सिलेक्ट करनी है, तो दोनों जगह पे हम अपनी जो पैरामीटर्स है उनको चेक करेंगे दोस्तों। फिर आता अपना क्या, हैबिचुअल अबोर्ड, मतलब बोथ प्लेसेस में परमानेंट होम है क्या, या दोनों जगह भी नहीं है, तो कहाँ पे उसका ज्यादा मन लगता है, कहने मतलब आपको समझाने के बोल रहा हूँ, कहाँ उसका ज्यादा लगाव है, कौन से देश से ज्यादा लगाव है। ठीक है सर। नेशनैलिटी क्या है, रेसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है कि नहीं है वो चेक कर लेंगे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर दोनों का ही है रेसिडेंट, दोनों का ही नेशनल है, मतलब दोनों ही जगह का क्या कहते हैं वासी है, क्या है उसे रेसिडेंट सर्टिफिकेट मिला हुआ है, फिर कौन बताएगा, अथॉरिटीज बताएगा कि कैसे मैटर डिसाइड होगा। दोस्तों ये मैंने आपको पूरी आरटीपी की समरी करा दी है, लास्ट 4 अटेम्प्ट की। कोई भी डाउट है मुझे बता देना। आप कोई कहोगे क्वेश्चन के लिए सर क्वेश्चन डिटेल में करा दो, तो मैं वो भी करा दूंगा किसी आरटीपी का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई है सब करा के जाएगा, आपके लिए तो हम है। टीचर का महत्व क्या होता है, बच्चे को जो दिक्कत है उसे सॉल्व कराना, डेट्स इट, है ना। तो बस हम इसी के लिए आए हैं दोस्तों, आप सबकी मदद करेंगे, है ना दोस्तों। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिखो, ग्रुप 2 वालों, ग्रुप 1 वालों, मौज करो, टीवी सीरीज देखो, पिक्चर जाओ दोस्तों के साथ, क्रिकेट खेलो दोस्तों, क्रिकेट खेलो, पुरानी यादों को ताज़ा करो।
है ना दोस्तों। चलो इसी के साथ ऑल द बेस्ट दोस्तों, थोड़े से पेपर बचे करके खत्म करो यार, तुम और हम सब फ्री होंगे, है ना। चलो ऑल द बेस्ट।